वेलकम टू द लेटेस्ट वीडियो ऑफ विज्ञान यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको पता है, जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं रोटेशनल मोशन की पीवाई क्यूज की। किसकी? पीवाई क्यूज ऑफ रोटेशनल मोशन। और पीवाई क्यू कौन से एग्जाम की? जेई। पीवाई क्यूज कौन से एग्जाम की? जेई की। यानी मोस्टली मेरा टारगेट रहेगा जेई मेंस, है ना। ओके। सो बेसिकली प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जेई में ये रोटेशनल मोशन की जो जितनी भी लेक्चर थी वो कंप्लीट कर ली थी। सारे टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ा दिए थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब आज कुछ जो प्रीवियसली पूछे गए क्वेश्चंस हैं, है ना, जो पहले के एग्जाम्स में पूछे गए हैं जेई मेंस के रोटेशनल मोशन के रिस्पेक्ट में, है ना, तो वो मैं थोड़ा सा करवा दूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि किस लेवल के क्वेश्चंस रोटेशनल मोशन से एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं आपसे इन जेई मेंस, है ना। वो आइडिया लगना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके बिना फिर आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, चीजें आपको समझ नहीं आएंगी। ठीक है। क्योंकि हम कितनी भी इन दी एंड थ्योरी पढ़ लें, कितनी भी क्लास अटेंड कर लें, जैसा कि मैंने अभी अपने लेटेस्ट जो शॉर्ट्स मैंने डाला है यूट्यूब का उसमें भी बताया कि लेक्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका टेस्ट देना और आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग, है ना। लेक्चर्स ओनली डज 30-40% ऑफ योर जॉब। रेस्ट जो काम होता है वो करता है कि आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। सो टुडे वी गोना डू रोटेशनल मोशन का पीवाई क्यूज, और ऐसे हम लोग सारे चैप्टर्स के पीवाई क्यूज करते जाएंगे अब से। ठीक है, चलो। सो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। ये 2002 में पूछा गया था। उस टाइम पर जेई मेंस नहीं हुआ करता था, उस टाइम पर एआई ट्रिपल ई हुआ करता था, है ना। उस टाइम पर जेई मेंस नहीं था, एआई ट्रिपल ई था। जेई मेंस का ही दूसरा नाम था। ठीक है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m इज ओमेगा 1। ठीक है। एक सर्कुलर डिस्क है जिसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? इसका मास पहले है m, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा 1। ठीक है। Then two small spheres of mass small m are attached gently to two diametrically opposite points on the edge of the disk. अब मान लो कि इस डिस्क का डायामीटर ये है। ठीक है। इसके एक पॉइंट पर एक स्फीयर और दूसरे पॉइंट पर दूसरा स्फीयर, दो छोटे छोटे स्मॉल एम मास के स्फीयर हमने क्या करे? अटैच कर दिए। तो व्हाट इज द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क? सो इन मासेस के अटैच करने की वजह से फाइनल एंगुलर वेलोसिटी डिस्क का क्या होगा? बहुत ही आसान है, कुछ इसमें दिमाग लगाना नहीं है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा डिस्क का जब दोनों स्फीयर्स अटैच नहीं थे? तो वो होगा, वो होगा आई इनिशियल इज हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है। ये हो जाएगा आई इनिशियल हाफ एम आर स्क्वायर। करेक्ट। और आई फाइनल तो हमें पता है कि हमें पता नहीं कि कुछ भी हो सकता है, तो इसको ऐसे लिखते हैं कि अगर हम यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दें, ठीक है, अप्लाइंग conservation of एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? आई ओमेगा। तो इनिशियल आई क्या था? हाफ एम आर स्क्वायर, और ओमेगा 1 से ये रोटेट कर रहा था। फाइनल क्या हो जाएगा जब दोनों मासेस स्फीयर्स के अटैच हो गए? तो ये बड़े वाले डिस्क का मास और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर ही रहेगा, हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है। और ये जो दो छोटे छोटे मास हैं, तो दो छोटे छोटे स्मॉल एम क्या हो जाएंगे? टू स्मॉल एम, है ना। और इनका रेडियस मान लो आर है, तो टू एम आर स्क्वायर। और मान लो कि अब इन दोनों के अटैच हो जाने से जो इसकी नई एंगुलर वेलोसिटी वो ओमेगा 2 है। ठीक है। तो यहां से जब आप ओमेगा 2 निकालोगे तो क्या आएगा? ये इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा 1, और ये क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ से सीधा ओमेगा 2 ले लूँ तो ओमेगा 2 क्या हो जाएगा? हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई हाफ एम आर स्क्वायर प्लस टू स्मॉल एम आर स्क्वायर। करेक्ट। अगर मैं आर स्क्वायर दोनों साइड से कॉमन ले लूँ तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या?
हाफ एम ओमेगा वन डिवाइडेड बाई, ये क्या बचेगा, हाफ कैपिटल एम ओमेगा वन डिवाइडेड बाई हाफ एम प्लस टू स्मॉल एम, करेक्ट है, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कैपिटल एम डिवाइडेड बाई एम प्लस फोर स्मॉल एम इंटू ओमेगा वन। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, यानी सी इज योर फाइनल आंसर, कैपिटल एम बाई कैपिटल एम प्लस फोर इंटू स्मॉल एम का होल मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा वन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बेसिकली फिजिक्स का कंसेप्ट क्या लगाया, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा दिया, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम किया, और उसके बाद हमने फाइनल वैल्यू निकाल ली। मतलब फिजिक्स तो बस आपकी यहाँ तक थी, इसके बाद आगे पूरा ये जो पार्ट है ये मैथमेटिक्स था आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार ऑब्जर्व कर लो ध्यान से। ओके, आगे बढ़े, चलो। अब ये देखो, ये 2005 में पूछा गया था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अ टी शेप्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या है, एक टी शेप्ड ऑब्जेक्ट है विथ डायमेंशंस एज शोन इन फिगर, ये डायमेंशंस दिया हुआ है, इज लाइंग ऑन अ स्मूथ फ्लोर, ठीक है। अ फोर्स एफ इज अप्लाइड एट द पॉइंट पी, ये जो पॉइंट पी है ना, यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है पैरेलल टू ए बी, ऊपर वाले रॉड के पैरेलल में, ठीक है। such that the object has only the translational motion without rotation। अब ये जो फोर्स लग रहा है पॉइंट पी पर, ये केवल ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस कर रहा है पूरे ऑब्जेक्ट में, रादर देन रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फाइंड द लोकेशन ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू सी, तो यानी नीचे से इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट बताना है, नीचे से सी के रिस्पेक्ट में पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट बताना है। और पॉइंट पी पर कंडीशन क्या लगा हुआ है कि पॉइंट पी पर हम एक ऐसा फोर्स लगा रहे हैं जो कि केवल ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस कर रहा है, रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उस पर अगर हम कोई फोर्स लगाएं और उस फोर्स का अगर कोई टॉर्क ना लगे तो इसका कंडीशन क्या होता है, ठीक है। मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का ये सेंटर ऑफ मास है ना, इस पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर इस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास पर ही मैं फोर्स लगा दूं, मान लो कि ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है वो है पॉइंट ए, मैं अगर पॉइंट ए पर ही फोर्स लगा दूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, फोर्स तो नॉन जीरो होगा, बट क्या टॉर्क जीरो के बराबर नहीं हो जाएगा, वाई, बिकॉज टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ क्रॉस आर, है ना। तो फोर्स तो नॉन जीरो है, बट क्या सेंटर से, सेंटर ऑफ मास से फोर्स का कोई डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या पोजीशन वेक्टर, नहीं है। तो क्योंकि आर जीरो के बराबर है तो अपना टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। और ये तो मतलब हमें पता ही है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जहां पर मतलब फोर्स लग रहा है जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर टॉर्क हम नहीं निकाल सकते, है ना, उससे कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर टॉर्क निकलता है उसी फोर्स का, ठीक है। तो टॉर्क जीरो हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो रॉड होगा इसका जो सेंटर है पॉइंट पी, यही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। ये जो टी शेप रॉड है, जिस जो जहां पर इस टी शेप रॉड में जो पॉइंट पी है, जिस पॉइंट पी पर फोर्स लग रहा है, वही पॉइंट पी क्या होगा, इस पूरे सिस्टम का टी शेप रॉड का सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। तो अब देखो, ये अपना इस तरीके का है, माफी चाहता हूं मैं अपने घटिया से ड्राइंग के लिए, बट मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ इसका सेंटर ऑफ मास जहां पर पॉइंट पी है, ठीक है, ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास है। और रॉड का सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं कहीं यहाँ पर है, ठीक है। और इसका मास अगर m है, स्मॉल m है, ठीक है, क्योंकि इसका लेंथ अगर हम यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन माने, तो अगर ये लेंथ l है एंड ये लेंथ जैसा कि दिया हुआ है डायग्राम में 2l है, ठीक है। तो अगर लेंथ l का मास m है तो लेंथ 2l का मास क्या हो जाएगा, 2m, बिकॉज यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा मास, सिंपल, ठीक है। ये दोनों चीजें आ गई। अब देखो, सेंटर ऑफ मास से ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, l बाई टू, क्योंकि रॉड का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल उसके सेंटर पे होता है, ठीक है। ये पूरा 2l है, तो ये कितना हो जाएगा, ये l हो जाएगा, ठीक है। यहां तक तो सारी चीजें अपने को क्लियर है। अब अगर मैं सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालूं तो क्या हो जाएगा, m1, अगर इसका मैं देखूं, m इंटू एक्स, एक्स क्या है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो, ठीक है, प्लस इसका क्या है 2m इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट, l, ठीक है। अगर इसको मैं y एक्सिस बोलूं और इसको मैं x एक्सिस बोलूं
ठीक है, पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई, तो m इंटू जीरो प्लस टू एम इंटू एल डिवाइड बाई m प्लस टू एम इज हाउ मच 3m। तो ये क्या हो जाएगा, m और m कैंसिल, 2l/3। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या आ गया, 2l/3। ये पूरा डिस्टेंस 2l, ऊपर से सेंटर 2l/3, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2l माइनस 2l/3, तो ये क्या हो जाएगा 4l/3। तो 4l/3 इज आंसर। आई बात समझ, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत थी ही नहीं। हमने क्या किया, सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगाया, क्यों, ताकि केवल रोटेशनल मोशन ना हो, सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस हो, है ना। क्या किया हमने, हमने रॉड के सेंटर ऑफ मास पर फोर्स को अज्यूम किया कि लग रहा होगा, ताकि कोई भी रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस ना हो, ठीक है, केवल ट्रांसलेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस हो। उसके बाद हमने इसको वाई एक्सिस माना, नीचे को पॉजिटिव एक्स एक्सिस माना, वो तो हम पे डिपेंड करता है, हम कुछ भी ले सकते हैं। और उसके बाद हमने m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 का फॉर्मूला लगाकर xcm निकाल लिया कि सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या है। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हमें मिला 2l/3, तो नीचे से क्या हो जाएगा, कैपिट 2l माइनस 2l/3, क्योंकि पूरे लेंथ ऑफ द रॉड वाज 2l माइनस 2l/3 विच इज 4l/3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये देखो, अब पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी v। ठीक है, एक पार्टिकल है मास m का, जिसको v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ओके, तो ये मान लो कि ये ग्राउंड है, ये मान लो पॉइंट O है, यहां से हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और ऐसे ये प्रोजेक्ट होकर पैराबोलिक पाथ में गया। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मान लो ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन O है, एट इट्स मैक्सिमम हाइट, और मान लो ये इसका मैक्सिमम हाइट है, ये वाला पॉइंट। तो बेसिकली बोला जा रहा है कि इस पॉइंट पर जब पार्टिकल होगा, तो उसकी एंगुलर मोमेंटम पॉइंट O के रिस्पेक्ट में कितनी होगी। ठीक है, यानी जब पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगा प्रोजेक्टाइल के, तब उसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। और प्रोजेक्ट कितने एंगल से किए हम लोग, 30 डिग्री से। ठीक है, तो आओ देखते हैं। सबसे पहले देखो, ये क्या हो जाएगा, v cos 30 एंड दिस विल बी v sin 30। ठीक है, तो v cos 30 इज हाउ मच, v रूट 3/2, वेट, v cos 30 डिग्री इज हाउ मच, v रूट 3/2, और v sin 30 क्या हो जाएगा, v/2। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखो, एंगुलर मोमेंटम, मान लो जब पार्टिकल यहां पर होगा, जो भी पार्टिकल हमने प्रोजेक्ट किया, जब मैक्सिमम हाइट पे होगा, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू R क्रॉस P। सही है, यही होता है, यानी ये हो जाएगा R क्रॉस mv। और जब पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पे होगा, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, कितनी डायरेक्शन में होगी, केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, vx हम जानते हैं, यहाँ पर हम mvx लिख देते हैं। ठीक है, और r क्या है, पॉइंट O के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर, ये वाला डॉटेड लाइन जो इस मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट को जोड़ेगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ढंग से बना देता हूँ। भैया ये आर क्या है, यही है ना, ये वेक्टर, जो कि मैक्सिमम हाइट पे जब पॉइंट पार्टिकल है, उसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट हो, दिस इज आर वेक्टर। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से समझना, ये आर वेक्टर मान लो थीटा एंगल बना रहा है वीएक्स से। ठीक है, और अगर हम इस वीएक्स को पीछे प्रोजेक्ट करें, ठीक है, अगर हम इस वीएक्स को पीछे प्रोजेक्ट करें, तो ये एंगल भी थीटा। ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल थीटा, तो यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा, है ना। ठीक है, तो अब इस, अगर हम मॉड आर लिखते हैं, यानी एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा, मॉड आर मॉड पी साइन थीटा। आर साइन थीटा को अगर एक साथ कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, पी की जगह पर एम वी एक्स, है ना। आर साइन थीटा क्या होगा, व्हाट इज आर साइन थीटा, आर साइन थीटा इज द मैक्सिमम हाइट, यही है ना आर साइन थीटा, दिस विल बी आर साइन थीटा। अगर ये पूरा ट्रायंगल देखते हो और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी अपना थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, तो ये वाला पूरा क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। सही है, ठीक है, इसका पैरेलल, तो आर साइन थीटा इज हाउ मच, एच मैक्स, एच मैक्स इंटू एम वी एक्स।
दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहां तक सबको क्लियर होगा? ठीक है। अब एच मैक्स कैसे निकालेंगे? तो एच मैक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर बाई 2g। ठीक है। तो यू वाई स्क्वायर बाई 2g होता है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन वाई एक्सिस क्या है? v है। ठीक है। तो v स्क्वायर बाई 4 × 2g, यानी v स्क्वायर बाई 8g। ये आ गया अपना क्या? एच मैक्स। अब एच मैक्स को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बाई 8g इंटू m, और इंटू वी एक्स कितना होगा? वी एक्स इज v√3/2, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी का कंपोनेंट v√3/2। अब इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा तुम्हारा आंसर होगा। आंसर तुम्हारा आएगा √3 mv³/16g। ठीक है, डी विल बी योर आंसर, √3 mv³/16g। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो कि आपको नहीं बताया गया है, सारे कंसेप्ट हमने आपको पढ़ा रखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, a loop, a hoop of radius r। ठीक है, a hoop of radius r and mass m। hoop मतलब कोई एक सर्कुलर रोटेटिंग ऑब्जेक्ट ही होता है। ठीक है, with angular velocity omega naught is placed on a rough horizontal surface। एक रफ horizontal surface है, उस पर एक hoop रखा हुआ है। ठीक है, रेडियस r है, रोटेट कर रहा है ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ हुप इज 0। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जो है हुप के सेंटर का वो 0 है। व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ हुप व्हेन ही सीजेस टू स्लिप। अब जब ये स्लिप करना बंद कर देगा, मान लो यहाँ पर आकर ये स्लिप करना बंद कर दिया, तो इसके सेंटर की वेलोसिटी कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी फाइनल वेलोसिटी पूछी जा रही है बेसिकली। ठीक है, तो देखो, अपना जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वहीं से हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर लगा दें, ठीक है, तो सबसे पहले मान लो कि ओमेगा नॉट तो अपना क्या है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है। पहले गिवन डेटा जो है वो लिख लेते हैं, उसी से हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। v क्या होगा? v को मान लो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, और ओमेगा मान लो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा आर, है ना। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे? m वी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं? m r² ओमेगा नॉट, ये था क्या? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? mvr प्लस mr² ओमेगा। ठीक है, तो ये दोनों तो आपस में बराबर होंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 2mr² ओमेगा। क्यों आपस में ये दोनों बराबर होंगे? बिकॉज क्या हो रहा है, शुरू में तो प्योर रोलिंग हो रहा है ना, इसीलिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा mr² ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2mr² ओमेगा। ठीक है, तो क्या क्या कट गया? r² कट गया। ठीक है, और 2mr² ओमेगा, हाँ, और ये m कट गया, तो ओमेगा क्या हुआ? ओमेगा नॉट बाई 2 के बराबर, है ना। तो जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होगी वो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी की आधी। तो v क्या हो जाएगा? ओमेगा नॉट r डिवाइडेड बाई 2। आर ओमेगा जो था v, वो बस अब ओमेगा की जगह पे ओमेगा नॉट बाई 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे हमने। तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई? ओमेगा नॉट r बाई 2 का आंसर ओमेगा नॉट r बाई 2, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसमें क्या लगाया हमने? प्योर रोलिंग लगा दी। प्योर रोलिंग का कंसेप्ट लगा थोड़ा बहुत, ज्यादा भी नहीं। ये 2013 का क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, 2016 का जेई मेंस। A roller is made by joining together two cones at their vertices O। ठीक है, इस क्वेश्चन को विजुअलाइज करने की कोशिश करना। एक रोलर है, ठीक है, उसको हमने बनाया है बाय ज्वाइनिंग टुगेदर टू कोन्स, ऐसे दो कोन्स हैं। ठीक है, इन दो कोन्स को एक जगह पर हमने ज्वाइन किया है, जिसको हम पॉइंट ओ बोल रहे हैं, और इससे हम एक रोलर बनाए। ठीक है, इसको दो रेल की पटरी पे रखा गया, एक रेल की पटरी ऐसे टेढ़ा जा रहा है, एक रेल की पटरी ऐसे सीधा है। ठीक है, ये है ए बी और ये है सी डी।
ठीक है, एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है, ठीक है, विथ इट्स परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है, एट इट्स सेंटर ओ, एट द सेंटर ऑफ लाइन, ये सब बकवास लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ। बेसिकली ये सेंटर है जो कि ओ को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, और ये रोलर ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? ऊपर की तरफ, इस तरीके से, इस डायरेक्शन में सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो पूछा ये जा रहा है कि अगर स्लाइड पुश हम ओ पे देते हैं रोलर को, ठीक है, तो रोलर किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ जाएगा। पूछा ये जा रहा है कि ये जो रोलर है, ये जो मैं रोलर बनाया हूं, अगर मैं इसको एक स्लाइड पुश दे दूं तो ये किस डायरेक्शन में मुड़ता हुआ जाएगा, सीधा जाएगा, राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, कहाँ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं रोलर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, अगर मैं रोलर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऐसे, N1 थीटा एंगल पे, और यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इधर N2, ये भी थीटा एंगल पे। ये सेंटर है, इससे सेंटर का डिस्टेंस R2, इससे सेंटर का डिस्टेंस मान लो R1, ठीक है। अब इस N1 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? N1 cos थीटा, ठीक है। और इस N1 का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ये सेंटर पर टॉर्क कितना प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो ये हो जाएगा N1 cos थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1, और वो बराबर होगा किसके? N2 cos थीटा इंटू R2 के। क्योंकि अगर ये दोनों टॉर्क आपस में इक्वल हो गए तो ये जो रोलर है ये ट्रैक से ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि एक टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, वो तो हो नहीं रहा है, रोलर इज डूइंग लीनियर मोशन, ठीक है। तो N1 cos थीटा R1 इज इक्वल टू N2 cos थीटा R2, cos थीटा से cos थीटा कट गया, क्या बचा? N1 R1 इज इक्वल टू N2 R2, ये एक अपने को इक्वेशन आया। अब ध्यान से देखो, जैसे जैसे ये रोलर ऊपर जाएगा, ये जो R1 डिस्टेंस ये कम होगा, भाई, बिकॉज यही है अपना R1 डिस्टेंस, ये R1 डिस्टेंस है और ये R2 डिस्टेंस है। R2 डिस्टेंस तो जस का तस रहेगा, बट R1 डिस्टेंस कम क्यों होगा? क्योंकि जो ए बी ट्रैक है वो एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है, और इस तरीके से प्लेस्ड है कि जैसे जैसे रोलर आगे जाएगा R1 डिस्टेंस कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे R1 घटता जाएगा, N1 क्या होगा? बढ़ता जाएगा, क्योंकि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर फ्रॉम दिस रिलेशन, है ना। तो जैसे जैसे R1 घटता जाएगा, क्या होगा? N1 बढ़ता जाएगा। अब ध्यान से देखो, N1 बढ़ रहा है, और N1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? N1 साइन थीटा, और N2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? N2 साइन थीटा। तो नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होगा? नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये क्या होगा? N1 साइन थीटा माइनस N2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो जाएगा। तो N1 माइनस N2 क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हटा दो, नेट फोर्स 0 थोड़ी है, गलती से लिख दिया मैंने ये। अब देखो, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, N1 माइनस N2 साइन थीटा, N1 बड़ा है या N2 बड़ा है? क्लियर सी बात है कि R1 बढ़ रहा है तो N1 बढ़ रहा है, बट N2 तो जस का तस है। तो चूंकि N1 इज ग्रेटर देन N2, तो जो नेट फोर्स है वो किस तरफ प्रोड्यूस होगा? N1 की तरफ, और N1 किस तरफ है? लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट की तरफ ये रोलर ब्लेड करते जाएगा, और आंसर हो जाएगा टर्न लेफ्ट, ठीक है। दिस इज योर आंसर, टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ ये रोलर रोल करते हुए जाएगा। इस तरीके से डे टू डे लाइफ सिचुएशन में रोटेशनल मोशन के क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं, क्योंकि बच्चे इनमें मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करना नहीं जानते। इसमें कुछ भी टफ था तो मुझे बताओ, एनीथिंग विच वाज डिफिकल्ट, और जो आपने नहीं पढ़ा हो, या जो मैंने नहीं पढ़ाया हो, ऐसा कुछ भी था क्या? नहीं था? आगे बढ़े, चलो। अब ये देखो, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन। फ्रॉम अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r, अ मास ऑफ एंड मास 9m, ठीक है, एक डिस्क है जिसका रेडियस r है और इसका मास कितना है? 9 कैपिटल M, ठीक है। अ स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस r/3, इसका रेडियस है r/3, इज रिमूव्ड एज शोन इन फिगर। इसमें से स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस r/3 को हमने बड़े वाले डिस्क से काट कर निकाल दिया। The moment of inertia of the remaining disk about an axis perpendicular to the plane of the disk and passing through the center of the disk। तो मान लो ये डिस्क का सेंटर है, तो बेसिकली बोल रहा है कि ये जो डिस्क का प्लेन है इससे परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्या होगा।
तो देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे ना कि एक डिस्क है, एक स्फीयर है, उसमें से काट कर हमने एक छोटा स्फीयर या छोटा डिस्क निकाला, इसको हम कहते हैं नेगेटिव मास कंसेप्ट। ठीक है, ये मैंने आपको सेंटर ऑफ मास पढ़ाते वक्त बताया था, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, तो इसको करने का जो कंसेप्ट होता है ना, वो कंसेप्ट बड़ा ही सिंपल है कि बिगर मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को स्मॉलर मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से घटा दो, तो रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। बट कंडीशन ये है कि दोनों जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एक कॉमन एक्सिस से लेना है हमें। यानी ये नहीं कि छोटे वाले मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी और एक्सिस से निकाल लिया, बड़े वाले मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी और एक्सिस से निकाल लिया और दोनों को घटा दिया, ऐसे नहीं। दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एक्सिस से निकालना है। ठीक है, ये कंसेप्ट है। तो अब देखो बिगर वाले मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। बिगर वाले मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हाफ एम इज हाउ मच, 9m इंटू रेडियस इज आर स्क्वायर, यानी 9mr² बाई 2। ये अपना क्या आ गया, आई बिगर। ठीक है, अब ये जो छोटा वाला डिस्क है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है, जिसकी रेडियस है r/3। ठीक है, इसका मान लो मास है m डैश। ठीक है, तो m डैश हमें नहीं पता, है ना। और मान लो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I डैश, तो I डैश क्या हो जाएगा, हाफ m डैश, और रेडियस इज हाउ मच, r/3 का होल स्क्वायर। सही है। अब देखो ये पूरे बड़े वाले डिस्क की अगर हम बात करें तो पाई कैपिटल R² एरिया में मास था 9m, तो यूनिट एरिया में क्या हो जाएगा, मास मास पर यूनिट एरिया आ जाएगा 9m/πr²। तो अब देखो πr²/9, छोटे वाले डिस्क का एरिया क्या हो जाएगा, πr/3 का होल स्क्वायर ना। ठीक, क्या हो जाएगा, πr²/9। तो πr²/9 वाले डिस्क का एरिया मास कितना होगा, πr²/9 वाले डिस्क का, यानी छोटे वाले डिस्क का मास हो जाएगा 9m/πr² इंटू πr²/9। ये कट गया, 9 कट गया, ये आ गया कैपिटल एम के बराबर। ये क्या आ गया, कैपिटल एम के बराबर। तो अब जब ये कैपिटल एम के बराबर आ गया, हमें एम डैश क्या मिल गया, कैपिटल एम। तो आई डैश यानी आई स्मॉलर क्या हो जाएगा, हाफ एम, और आर इज हाउ मच, r/3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, mr²/18। ये आ गया स्मॉलर वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बट ध्यान देना, स्मॉलर वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने ये बीच वाले उसके सेंटर के एक्सिस के अबाउट निकाला है। बड़े वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमने बड़े वाले डिस्क के सेंटर के एक्सिस के अबाउट निकाला है। अब हमें दोनों का एक कॉमन एक्सिस चूज करना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का। तो अब छोटे वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बड़े वाले डिस्क के सेंटर से अगर हम निकालें, तो ये वाला डिस्टेंस इज गिवन कितना, 2r/3। ठीक है, तो अगर एक्सिस ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दें हम, तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या हो जाएगा, छोटे वाले डिस्क का पॉइंट ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM प्लस md²। ICM इसका कितना आया था, mr²/18 प्लस मास इज तो m, और d कितना है, 2r/3। क्यों भाई, डिस्टेंस इज गिवन ऑलरेडी इन द क्वेश्चन। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा mr²/2 के बराबर, करके देख लेना। ठीक है, तो अब हमें स्मॉलर वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ मिल गया। तो अब हमें दोनों बड़े वाले डिस्क और स्मॉलर वाले डिस्क दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर पता है। तो अब हमें आई रिमेनिंग कैसे निकलेगा, आई बिगर माइनस आई स्मॉलर। आई बिगर कितना था, 9mr²/2, माइनस ये क्या है, mr²/2। 8mr²/2 इज हाउ मच, 4mr²। ये अपना आंसर, 4mr²। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ नेगेटिव मास कंसेप्ट। ठीक है, इसमें रोटेशन का भी कंसेप्ट लग गया और सेंटर ऑफ मास तो लगा ही लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब देखो, एक यूनिफॉर्म डिस्क है ऑफ रेडियस आर एंड मास एम, रेडियस आर है, मास इसका एम है, ठीक है। इट्स फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, इसका जो खुद का एक्सिस है इसके अबाउट ये रोटेट करने के लिए फ्री है, ठीक है। इस पे हमने एक स्ट्रिंग को रैप कर रखा है, ठीक है, और वो स्प्रिंग किससे अटैच्ड है, एक स्मॉल मास एम से अटैच्ड है, ठीक है। और ये नीचे की तरफ जा रहा है जी से, ठीक है। और ये अटैच्ड है एक दीवार से। तो बोला जा रहा है कि द बॉडी इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो एक्सेलरेशन क्या होगा बॉडी का। तो देखो, बॉडी का एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, तो नीचे में इस पे फोर्स लगेगा mg, ऊपर में लगेगा t, और ये जो टेंशन लगेगा यही इस पे टॉर्क भी प्रोड्यूस करेगा इस डिस्क पे, जिसकी वजह से ये रोटेट करना शुरू करेगा, घूमना शुरू करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे हम, अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, ठीक है। अब देखो, टॉर्क क्या होगा, टॉर्क की वैल्यू क्या होती है आई अल्फा, तो टॉर्क टेंशन का क्या होगा टी इंटू आर, बिकॉज यहाँ पर ये टी और ये आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है ये आई और अल्फा, ठीक है। तो टी आर इज इक्वल टू, अब किसी भी यूनिफॉर्म डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है एम आर स्क्वायर बाई टू, और हमें पता है कि उसका एक्सेलरेशन अल्फा बाई टू होगा, सॉरी अल्फा बाई आर होगा, है ना, अल्फा बाई आर। ये आर से ये आर कैंसिल हो गया, और ये आर से ये आर कैंसिल हो गया, तो टी की वैल्यू आ गई एम ए बाई टू, ये हो जाएगा ए बाई आर। अल्फा इज हाउ मच, देखो अल्फा इज हाउ मच ए बाई आर, बिकॉज ए क्या होता है आर अल्फा के बराबर, तो ये वाला इक्वेशन लगा दिया, ठीक है। तो टॉ आ गया एम ए के बराबर, अब इसमें अगर हम डाल दें तो एम जी माइनस एम ए इज इक्वल टू स्मॉल एम ए, ठीक है। तो इससे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू एम जी डिवाइड बाई टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये तो बेसिकली न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन हो गया, मतलब इसमें तो बस लीनियर फोर्स की जगह पर अपना क्या है, टॉर्क है, बाकी तो सब कुछ कंसेप्ट बिल्कुल ही सेम है, ठीक है। ये 2017 में पूछा गया था। आगे बढ़े। अब ये देखो, एक यूनिफॉर्म रॉड है ए बी, इसको पॉइंट एक्स से सस्पेंड किया गया है, ठीक है। मैं बता देता हूँ क्या सिस्टम है। सीन ये है कि एक रॉड है, इसको सस्पेंड किया गया है ऊपर से, ठीक है। और ये रॉड सीधा रहा है, इसी की वजह से यहाँ पर एक हमने मास छोटा सा स्मॉल एम अटैच कर रखा है, जिसका डिस्टेंस इस रॉड के पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से एक्स है, ठीक है। ये ए बी लेंथ है ना। तो अब ये स्मॉल एम और एक्स की क्या वैल्यू पे ये रॉड हमेशा स्ट्रेट लाइन में रहेगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। ये जो स्मॉल एम और एक्स का वैल्यू रिकॉर्ड किया गया है, तो क्या अप्रोप्रिएट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होने चाहिए, ताकि जब मैं एक्स एम और एक्स के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूं तो एक स्ट्रेट लाइन आए, ठीक है। तो ये बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। मैंने क्वेश्चन इसे ज्यादा आपको पढ़ के नहीं बताया, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्वेश्चन का सार जो है मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। ये मान लो यहाँ पर कहीं रॉड का सेंटर ऑफ मास होगा, मान लो कहीं यहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा रॉड का, ठीक है। अब देखो, सेंटर ऑफ मास से हमें पता है रॉड की डिस्टेंस कितनी होती है, एल बाई टू, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है, एक्स, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एल बाई टू माइनस एक्स, ठीक है। तो इस मास m पर नीचे फोर्स क्या लग रहा होगा mg, और ये mg भी एक टॉर्क प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा होगा, है ना, अबाउट दिस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा mgx, और ये कैपिटल M मान लो रॉड का मास है, तो कैपिटल M इंटू जी, इस पे भी एक सेंटर ऑफ मास के नीचे लग रहा होगा कैपिटल M इंटू जी, एक इसका खुद का ग्रेविटी का फोर्स, और उसका डिस्टेंस क्या है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से L बाई टू माइनस एक्स, ये दोनों बराबर है तभी तो रॉड रोटेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया M, नहीं सॉरी नॉट M, G और G आपस में क्या हो गया कैंसिल आउट, G और G आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो ये क्या हो गया एम एक्स इज इक्वल टू एम एल बाई टू माइनस एक्स। अब ध्यान से देखो, स्मॉल एम एक्स इज इक्वल टू एम एल बाई टू माइनस कैपिटल एम एक्स, है ना। तो अगर मैं इसको इधर लेकर चला जाऊं और एक्स कॉमन ले लूं, तो स्मॉल एम कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम हो जाएगा, और ये हो जाएगा एम एल बाई टू के बराबर, ठीक है।
अब इस x को अगर मैं फिर से इधर भेज दूं तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m इज इक्वल टू ml/2 इंटू 1/x। ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा कि एक कैपिटल M को भी इधर भेज दूंगा, तो कैपिटल M को इधर भेजूंगा तो पहले क्या था, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इज इक्वल टू ml/2 इंटू 1/x। अब अगर मैं कैपिटल M को भी इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, ml/2 इंटू 1/x माइनस स्मॉल m। अब ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म का नहीं लग रहा। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये आ गया ना कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, आ गया एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। यानी अगर हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं 1/, यहाँ पर स्मॉल है ऊपर में, और यहाँ पर अगर हम 1/x प्लॉट करें तो इसका जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा, सॉरी स्लोप पॉजिटिव होगा, इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा, क्योंकि सी नेगेटिव है तो स्लोप पॉजिटिव होगा थीटा, बट इंटरसेप्ट कहीं यहाँ पर आएगा माइनस कैपिटल एम। ठीक है, ये इसका ग्राफ होगा। सो दिस इज दी बेसिकली योर आंसर। ओके, हाँ। अब भैया ये क्वेश्चन जो है, अब ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये आप खुद से करोगे, इस क्वेश्चन को पढ़ लेना। ये क्वेश्चन जो है बेसिकली रॉड वाला सिमिलर क्वेश्चन है, इसी टाइप का जैसा मैंने अभी आपको करवाया। ठीक है, इस क्वेश्चन को करिए, और बहुत आसान है, ये 2018 में पूछा गया था, ये आपसे एक बार में बन जाएगा। नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसका सॉल्यूशन अगले क्लास में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो देन, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर बच्चों। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि हम आगे भी ऐसे बेहतरीन वीडियोस बना सके और आपको एजुकेट कर सके, और अपने फेलो जेई एस्पिरेंट से भी ये चैनल जरूर शेयर करिए, ताकि वो भी बेनिफिट ले सके फ्री में बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन का। ठीक है, थैंक यू वेरी वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर बच्चों, बाय बाय।